दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अभी भी घमासान चरम पर है। आज बीजेपी ने दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप पर एक स्टिंग ऑपरेशन वाला वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के नाम पर करोड़ों रुपए का कमीशन लिया और दिल्ली के सरकारी खजाने को बड़ी चोट पहुंचाई है। स्टिंग वाले वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोपों की बौछार की तो मनीष सिसोदिया खुद सामने आए और सभी आरोपों को केंद्र से लेकर बीजेपी की साजिश बता दिया। एक बार फिर उन्होंने खुद को फंसाने की बात कही। सवाल यह उठता है कि आखिर शराब के कच्चे चिट्ठे में कौन सच्चा और कौन झूठा। एक सवाल भी आम आदमी पार्टी पर अभी तक कायम है कि अगर शराब नीति में सब कुछ पाक साफ था तो उन्होंने इस आबकारी नीति को वापस क्यों ले लिया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल जी के काले कारनामों को स्टिंग मास्टर के स्टिंग होते हैं। दिल्ली में आबकारी नीति पर घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कथित शराब घोटाले में मोटा कमीशन लेने का आरोप लगाया। शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए या एक बोतल के साथ 2 बोतल भी मुफ्त दिया जाए तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। बीजेपी का दावा है कि स्टिंग ऑपरेशन में दिख रहा शख्स शराब घोटाले में सीबीआई के आरोपी नंबर 13 सनी मारवाह का पिता कुलविंदर मारवाह है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में कुलविंदर बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में शराब के धंधे में अब 80% तक मुनाफे का खेल है और इतना मुनाफा देने के पीछे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जाने वाला करोड़ों का कमीशन है। प्रॉफिट दी गेम 80% की 80% 1 रुपए ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੈਸੇ 20 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 80 ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन में दिखने वाला कुलविंदर मारवाह ये भी दावा कर रहा है कि कैसे दिल्ली सरकार ने शराब माफिया को दिल्ली वालों को लूटने का खुला लाइसेंस दे दिया है और कैसे इसके जरिए दिल्ली के खजाने को अरबों की चोट पहुंच रही है। इन्होंने ऐसी चाले चलिए ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨੇ ਪੈ ਦੇ साढ़े तो 253 करोड़ ले लिया। ठीक, जाओ जितने मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। 5 सवाल हमने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछे थे कि ये जो पुरानी शराब नीति थी उसमें क्या खामी थी। जवाब आज तक नहीं आया, इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो दिखाने वाले हैं, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। बीजेपी के आरोपों के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर स्टिंग को लेकर पलटवार किया। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है। मजाक है ये तो। शराब नीति पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन उसने आज तक ये नहीं बताया कि अगर शराब नीति सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। शराब पर सवाल अभी और भी हैं, जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। और इसी से जुड़े हुए कई सवाल हम आपसे आपके सामने रखना चाहते हैं, जिन पर आज हम डिबेट करने वाले हैं। बड़े सवाल यह है कि शराब पर खुलासा हकीकत है या सिर्फ सियासत है। दूसरा बड़ा सवाल, दिल्ली की शराब में किसकी मिलावट है। 80-20 की कमाई, किस किस को मलाई। शराब नीति साफ तो पीछे क्यों हटे आप। ये बड़े सवाल, और इन बड़े सवालों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं, सैयद मोहम्मद तकी हैं आम आदमी पार्टी के नेता, वहीं मुदित अग्रवाल हैं कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले सैयद मोहम्मद तकी साहब,
जब भी आरोप लगाए जाते हैं कि शराब घोटाले में, शराब नीति जो थी उसमें घोटाला किया गया है, गड़बड़ियां की गई हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से कभी यह दावा किया जाता है कि ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, कभी यह दावा किया जाता है कि पूरी साजिश की जा रही है जेल भेजने की, कभी सीबीआई अफसर जो है उनकी खुदकुशी का मुद्दा उठा दिया जाता है। सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं दिए जाते जो सवाल खड़े किए जाते हैं? देखिए, जो दिल्ली के अंदर आबकारी नीति लागू की थी, वो नीति जो है राज्यपाल जी के साइन के बाद पास हुई थी और सभी स्तर दलों की सहमति के साथ पास हुई थी। उसके अंदर किसी तरह घोटाला इनको आज तक नहीं मिला है और ये कहीं साबित देने, किसी दुकानदार को लाइसेंस देने में आम आदमी पार्टी ने कहीं से कोई किसी रिश्वत ली है या कोई बेईमानी दी है। हमने तो पूरा मौका दिया इनको। सीबीआई ईडी की रेड भी पड़ी, ये मनीष सिसोदिया जी घर भी गए, इनके लॉकर भी देखे, इनको कुछ भी नहीं मिला है। तो ये लोग, आम आदमी पार्टी असल में जिस तरह से बहुत तेजी के साथ गुजरात में बढ़ रही है और सूरत में, आज देखिए अरविंद केजरीवाल ने बयान भी दे दिया कि सूरत में ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और विपक्ष की भूमिका में और सत्ता पक्ष में भी आम आदमी पार्टी आ सकती है, अपना दावा पेश कर रही है। तो उस गुजरात में जो आम आदमी पार्टी बढ़ रही है उससे बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बहुत परेशान है और इसी आनंद फानंद में इस तरह की बातें कर रही है। सैयद मोहम्मद तकी साहब, शराब नीति को लेकर के जो जांच चल रही है सीबीआई की, उसमें कहां से ये कहा गया कि अभी तक कुछ नहीं मिला है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? ये कहां पर, कोई बताएंगे, कोट करके बताएंगे कि कहां पर ये बताया गया है कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? देखिए, इतने दिन से लगातार सीबीआई की ईडी की जांच चल रही है जी, और यही जांच महाराष्ट्र में भी चली, यही राष्ट्र जांच जो है पश्चिम बंगाल में भी चली, लेकिन वहां सीबीआई ने फौरन बता दिया कि रेट में इतने पैसे मिले हैं। यहाँ तो 15, 20, 25 दिन हो गए, आज तक इन्होंने एक बात का खुलासा नहीं किया, कुछ नहीं मिला इनको। और ये तो सिर्फ बीजेपी के प्रभाव से, बीजेपी के दबाव से सीआईडी की, ईडी की, इनकम टैक्स की, पुलिस की, सीआईडी की, सबका इस्तेमाल हो रहा है और डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। इनको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये आबकारी नीति मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी की रेड डालेंगे तो आम आदमी पार्टी डर के चुपचाप बैठ जाएगी, अन्य दलों की तरह लोग इनके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उस रेड के बाद भी हमारे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये गुजरात में गए और गुजरात में लगातार चुनावी दौरा करते रहे, तो उससे घबरा गए, परेशान हो गए, इनके होश उड़ गए। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब, आपके होश उड़ गए हैं, आप लोग घबरा गए हैं और इसी वजह से जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास जब कुछ कहने को नहीं है, जब दूध का दूध, शराब का शराब सब साफ हो गया है, तब यही सब कहेंगे। हकीकत तो सबके सामने रखा गया है कि कितना % कमीशन लिया जा रहा था। भाई 5 सवाल का, कई दिन से 5 सवाल किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे देते, वो 5 सवाल का जवाब देते। भाई क्यों, क्या जरूरत पड़ी कि जो पहली पॉलिसी को स्क्रैप किया, फिर नई पॉलिसी बनाया उसको भी स्क्रैप किया जी। ये 12%, 2% से 12% कमीशन कैसे आया? इन सब सवालों का जवाब जनता को देना ही पड़ेगा। और ये अगर सोच रहे हैं कि इससे कोई इनको राजनीतिक फायदा होगा तो ये गलतफहमी का शिकार है जी। जनता समझ रही है कि जो भ्रष्टाचारी लोग बार बार भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगा के आए थे, आज खुद भ्रष्टाचारी और हर तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। बताइए मारवा क्या कह रहा है उसमें वीडियो में, जरा इनको सुनाइए आपके प्रवक्ता को कि सैयद मोहम्मद तकी साहब 50 करोड़ की बातें कर रहे हो, कई लोग 500 करोड़ दिया है, ये कहाँ खा गया है? सब व्हाइट को ब्लैक करते जा रहे हैं। अरे जरा सा सोचिए, शर्म करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमको स्टिंग करके दे दो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। करो भाई, मैंने सिसोदिया पे कार्रवाई, निकालो आज पार्टी से, इसको बर्खास्त करो वहां उप मुख्यमंत्री से, कह दो कि हाँ ये पार्टी जो है अन्ना के कंधों पर पड़ के आई है, जहां पर सिर्फ भ्रष्टाचार के, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें से ये राजनीतिक फायदा हमने उठाया। हम शुरू से धोखेबाज हैं, आज भी पर हम रहे देश को और दुनिया को और प्रदेश की जनता को कर रहे हैं जी। सैयद मोहम्मद तकी, और 5 सवालों का जवाब दे दो जी। सैयद मोहम्मद तकी, बीजेपी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ ये पूछ रही है कि अगर आबकारी नीति में कुछ गलत नहीं था तो वापस लिया क्यों गया? इस एक सवाल का जवाब अगर दे दिया जाए तो फिर आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। इस एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि भारत के किसानों के ऊपर कानून बना दिया, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसके बाद 1 साल के बाद इन्होंने कानून वापस किया। ऐसे इन्होंने वो और उल्टे सीधे कानून बनाए, जब दबाव पड़ा तो उन्होंने कानून वापस लिए, जमीन अधिग्रहण कानून वापस किया। तो आम आदमी पार्टी संवेदनशील है जी। अगर इनको लग रहा है कि उसके अंदर कोई घोटाला है, कोई गड़बड़ी, हमने उसको वापस ले लिया।
अब तो वो कानून वापस नहीं, और सरकारी खजाने को जो नुकसान पहुंचा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने कहा कि सभी पार्टियों की राय लेकर के आप लोग स्कूल का सरकारी खजाने को तो फायदा पहुंच रहा, नुकसान कहां पहुंचा उसमें? अगर कैसे मतलब बताएं, कुछ आंकड़े बताएं प्लीज। तो उसमें ताकि साहब कुछ आंकड़े बताएंगे और कैसे फायदा पहुंचा? गुजरात में नकली शराब पीने से सर लोग, दिल्ली की बात आ जाए, गुजरात पर हम बाद में देखेंगे, जब चर्चा होगी आपसे जरूर आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली की बात करें, उस आंकड़े में हमने फायदा दिखाया, कभी नुकसान नहीं दिखाया। ये गलत। अगर दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है, वहां लाइसेंस की ज्यादा जरूरत है, तो लाइसेंस ज्यादा दिए गए। अगर हम उससे लाइसेंस की फीस बढ़ा रहे हैं तो उस पर वो पैसा सरकार के अंदर जा रहा है, वो आम आदमी पार्टी की बात। सर मेरा सवाल सिंपल सा है, आपने जो बताया कि आंकड़े, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को एलजी की तरफ से नोटिस भेजा गया है, गलत आरोप लगाने पर नोटिस भेजा गया है। एलजी ने आतिशी सिंह, दुर्गेश पाठक को नोटिस भेजा है। आपके 5 नेताओं को एलजी ने नोटिस भेजा है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था एलजी विनय कुमार सक्सेना पर, खादी ग्रामोद्योग विकास में रहते हुए उन पर नोटबंदी के दौरान गलत तरीके से नोटों की बदली करने का आरोप लगाया था, बड़ा आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी ने, और इस पर एलजी ने नोटिस भेजा है आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को। सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को गलत आरोप लगाने पर नोटिस भेजा है और इन सभी नेताओं से बयान वापस लेने की मांग की गई है। एलजी वीके सक्सेना के ऊपर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में प्रदर्शन भी किया था, विधानसभा में धरना दिया था और गंभीर आरोप लगाए थे, और इस पर एलजी ने उन्हें नोटिस भेजा है, बयान वापस लेने की मांग की है। ठीक है, तो एलजी का मुद्दा भी उठाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। फिर से हम बहस के मुद्दे पर लौटते हैं। तकी साहब, कैसे खजाने को फायदा हुआ, बताएं कुछ आंकड़े, और फिर मैं आपको आंकड़े बताता हूं। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने लोहा लाइसेंस दिया है तो एक भी किसी लाइसेंस में इन्होंने कहीं ये साबित किया उसके अंदर रिश्वत दी गई थी या कोई घोटाला किया गया था। और हमने वहां टैक्स अगर बढ़ाया तो टैक्स वो दिल्ली सरकार के पास जाएगा, आम आदमी पार्टी के पास नहीं जाएगा, उसमें उनको रेवेन्यू फायदा होगा। जब राज्यपाल उसको पास हुआ होगा, इतनी सारी संभावनाओं के साथ आप जो बात कर रहे हैं तकी साहब, साइन करते हैं और रातों रात उसको पैसा बदल देते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आज तक आम आदमी पार्टी 8 साल तो उस वक्त विधानसभा के सामने धरना नहीं दिया होता सर, और एक बात सरकार सवाल मैंने जो पूछा, राजस्व फायदे में चल रहा है, हमने हजारों करोड़ का फायदा दिया दिल्ली सरकार को, राजस्व बढ़ाया है। कैसे? इसीलिए हम लोगों को फ्री की, आप लोग 1400 करोड़ का दावा कर रहे थे, उसमें से 900 करोड़ रुपए तो जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का था। आपके सभी पार्टियों के नेता, चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो, लगातार दावा कर रहे थे कि पहले क्वार्टर में 1400 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन उसमें से जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है उसको भी जोड़ करके बता रहे थे। ये तो पब्लिक डोमेन में है, गूगल करके आप देख लीजिए सर। नुकसान हुआ तभी तो वापस लिया गया ना। स्वीकार कीजिए कि खजाने को नुकसान हुआ गलत नीति की वजह से। कोई खजाने को नुकसान नहीं हुआ, हमारी नीति बिल्कुल सही थी, हमने खजाने पैसे और ऐड करने की बात करी थी। ये सरकार गलत दावे पेश कर रही है और जनता को गुमराह करने की बात की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, लगातार सरकार चलाई, कहीं ऐसा कोई दावा नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं हुआ जहां सरकार नुकसान में गई हो। पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो फायदे में चल रही है, ठीक है, और जो जनता को फायदा पहुंचा रही है। फायदा होता तो फिर जांच ना होती, और अगर फायदा होता, तकी साहब एक सवाल, घबराई हुई है, तकी साहब एक सवाल सिंपल सा कि अगर फायदेमंद पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली गई? एक सिंपल सवाल, इसका जवाब दे देंगे तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ तकनीकी गड़बड़ आ रही है। उदित अग्रवाल जी, इस पूरे विवाद को लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड? देखिए, हमारा स्टैंड तो शुरू से बड़ा क्लियर है कि केजरीवाल जी ने इसमें घोटाला किया। ठीक है, सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि मेरे लॉकर में मिला, मेरे घर में कुछ नहीं मिला। अरे जब सीबीआई की रेड हुई थी उससे 1 महीना पहले से केजरीवाल जी कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि अगेंस्ट रेड होने वाली है, तो कैसे का पैसा क्या अपने पास रखेंगे? इतने बेवकूफ भी नहीं है, बड़े शातिर लोग हैं, ये बेवकूफ लोग नहीं है। तो सीबीआई की, आज वो कह रहे हैं सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। मैं तो कहीं सुना नहीं सीबीआई ने कहा है क्लीन चिट दे दी। जब उनसे सीधे सवाल पूछे गए ये जो स्टिंग हुआ है, तो उसके लिए कहते हैं ये तो फर्जी स्टिंग है, ऐसे तो बहुत स्टिंग होते हैं, ऐसे तो गली में किसी को भी बुला के स्टिंग कर लो। अरे भैया, वो स्टिंग में कौन है? कुलविंदर मारवा जी हैं। वो कौन है? वो पिताजी हैं सनी मारवा जी के, जिनकी कंपनी है महादेव लिकर्स।
जिनको ठेके मिले हैं, और वो खुद कह रहे हैं हमने ब्लैक में 253 करोड़ रुपए दिए हैं, और हमने कम इसलिए दिए हैं क्योंकि हमारी जहां दुकानें थी वो कच्ची कॉलोनीज में थी, जिनकी अच्छी एफ्लुएंट कॉलोनीज में थी उन्होंने 500 करोड़ रुपए दिए हैं। वो विस्तार में बता रहे हैं जो 2 से 12% कमीशन हुई है उसमें से 6% हमें सरकार को देना पड़ा 2 नंबर में। उसके वो बता रहे पैसे अरेंज करना कितना मुश्किल होता है। वो ये भी बता रहे हमें तो 20% की 20 की कॉस्ट पड़ती है, तो बाकी 80 बढ़ा के हम उसको बेच सकते हैं। उसके अंदर हम चाहे 1 to 1 फ्री दे, कुछ भी दे, हमें फायदा ही फायदा है। तो ये समझा रहे हैं। वो ये भी समझा रहे हैं कि ये जो पॉलिसी बनी थी 150 करोड़ की टर्नओवर का क्लॉज रखा था L1 में, किस लिए रखा था? क्योंकि 90% कंपटीशन दूर हो जाए। वो ये भी बता रहे हैं एक गलती हो गई कि इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दी, जिससे ये सारा उजागर हुआ। अरे आप वो देखिए तो सही स्टिंग। आज बड़ी हैरानगी हुई मुझे सिसोदिया जी स्टिंग को गलत बता रहे हैं। ये वही सरकार है। स्टिंग की विश्वसनीयता जो है ये जांच एजेंसी को देखनी होगी। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन जाता है, जी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता। चंदन जी एक बात करने दीजिए मुझे लास्ट। केजरीवाल जी की जब सरकार बनी थी, रेडियो टीवी में ऐड आते थे, आपको कहीं कुछ गलत होता हुआ मिल रहा है फटाफट उसका स्टिंग बनाइए और हमें भेजिए, मैं एक्शन लूंगा। आज केजरीवाल जी के पास ये स्टिंग है, वो मनीष सिसोदिया जी के अगेंस्ट एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी खुद इसमें शामिल हैं। ये समझने की जरूरत है। ठीक है, लिकर पॉलिसी है क्या? मैं आपको कुछ और लोग बता देता हूं जो मनीष सिसोदिया जी के बड़े क्लोज हैं। अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे, इन सबके सूत्रधार विजय नायर, जो केजरीवाल जी के बड़े क्लोज हैं। ठीक है, वो तो इस मामले में जांच चल रही है, सीबीआई ने उन्हें भी अक्यूज बनाया हुआ है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, ये सब तो पब्लिक डोमेन में है। तकी साहब जी लास्ट 10 सेकंड और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं। आप पिछले 1.5 महीने से आप लिकर पॉलिसी के बारे में केजरीवाल जी से पूछ लीजिए, आतिशी जी से पूछ लीजिए, मनीष सिसोदिया जी से पूछ लीजिए, जो इनके प्रवक्ता टीवी पे आते हैं जैसे नकी साहब, इनसे पूछ लीजिए। ये पॉलिसी के अलावा हर चीज की बात करेंगे। ठीक है, यही सवाल पॉलिसी की जब भी बात होती है तकी साहब, आप लोग तमाम दूसरे मुद्दे उठा लेते हैं। एलजी तक को जो है उनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगा दिया, विधानसभा में हंगामा भी कर दिया, सारी चीजें हो गई। पॉलिसी को लेकर के बात नहीं करते, तमाम दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, हम लोगों ने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमेशा मीडिया में आए, हमेशा बात करी, उसकी डिटेल को बात किया गया। अलग अलग प्रवक्ताओं ने अलग अलग तरीके से डिटेल डिस्कस की पब्लिक डोमेन में, और सारी बातें बताई, ज्यादा डिबेट हुई है। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी तो आज बाद में कांग्रेस भी जो है उसको एक सीट नहीं मिली दिल्ली में, और उनको लग रहा है गुजरात में जो इनकी जगह है। सर फिर से हम गुजरात नहीं जाएंगे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। ताल मिला रहे हैं, ये भी मिला रहे हैं। और तकी साहब प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता है, बीजेपी प्रवक्ता है। आप दिल्ली के एक व्यक्ति को खड़ा करिए और मुझे क्या अरविंद केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी बेईमानी कर सकती है, रिश्वत ले सकती है? लोग कहेंगे बिल्कुल। तकी साहब परसेप्शन पर बात होगी या आंकड़ों पर? आम आदमी तकी साहब जनता में विश्वास है कि नहीं? जनता विश्वास करती है आम आदमी पार्टी। तकी साहब जनता विश्वास करती हो, लेकिन आंकड़े नंबर पूछ रहा हूं मैं। जिसमें शीला दीक्षित सरकार नहीं, अरे तकी साहब कांग्रेस तकी साहब पार्टी 8 साल से लगातार उन्होंने किया। हाँ ठीक है, आप चुनाव भी जीते, जनता का भरोसा है वो एक बात, ये फॉरेन मीडिया में साबित जनता का भरोसा है वो एक बात। खैर चलिए जफर इस्लाम साहब, नहीं कर पाते। ठीक है जफर इस्लाम साहब, रोजाना एक एक आरोप लगाने का क्या फायदा? स्टिंग ऑपरेशन, ये सारे सबूत इकट्ठा करके सीबीआई को एक साथ दे दीजिए। रोजाना आप लोग भी ये मुद्दा उठा करके सियासी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। देखिए किस तरह का सियासी बेनिफिट, जनता की आंखों में धूल झोंक कर आए हैं तो जनता को सच्चाई बताना जरूरी है, हमारा फर्ज है, पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज है जी कि जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उसको दुनिया के सब जग जाहिर करना जरूरी है, ताकि सभी लोग जाने कि कैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इस्तेमाल करके आज यहाँ तक ये 2 लोगों को आंखों में धूल झोंक के इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जफर इस्लाम जी, आप उनकी बात सुन लीजिए। अरे जरा थोड़ा तमीज, तकी साहब ठीक है, थोड़ा बहस 2 वे होती है। थोड़ा तकी साहब जफर इस्लाम साहब की बात सुन लीजिए, वो आपकी बात बड़े धैर्य के साथ सुन रहे थे। जी जफर जी,
या आपके प्रवक्ता को बताइए कि जब एक आदमी बोला, मैं उनकी बातों में कभी भी इसमें टीका टिप्पणी नहीं की। जी, अपनी बात पूरी करें। मैं आपकी बातों को सुनता हूं, फिर जवाब दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, अब मनीष सिसोदिया जी का जेल जाना बिल्कुल पक्का है, जल्द ही जाएंगे। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी हो। अरे यार जफर साहब, जरा सा आप सुन तो लो। आप बेवकूफो, ये कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ तो मैं करना, हकीकत तो है जेल जाना अब आपका तय हो गया है। इतने सारे करप्शन करके तुम सोच रहे हो कि इतना सारा इतना सारा करप्शन करके शांति से नहीं बैठ पाएंगे। एजेंसीज अपना काम कर रही है, एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हर घूस लेने वाला आदमी आप जरा टीवी के ऊपर घूस लिए, कैमरे में मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, या मैं मैं नहीं कर रहा। सैयद तकी, दिस इज नॉट द राइट वे। जफर इस्लाम साहब आपकी बात ध्यान से सुन रहे थे, आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए। एक सवाल बताइए भाई जी, आप अपनी बात पूरी करें इस्लाम साहब, उसके बाद फिर मैं सवाल पूछूंगा। जी, आप दामन में दाग है इसलिए नहीं बेचैन हो रहे, दामन साफ रहेगा तो नहीं बेचैन होंगे। जरा चुप से सुन लीजिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि जेल जाना तय है, इसलिए कि आपने जो भ्रष्टाचार किया वो दुनिया के सामने है, और सीबीआई के पास दस्तावेज, वो आदमी सन्नी मारवा पकड़ा हुआ है, 13 नंबर का जो है उसका नंबर है, जिसके जो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में। अब बाकी बातें और आपको सामने आएंगी, आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा देखिए आगे आगे क्या होता है। हकीकत जैसे जैसे पोल खुलता जाएगा, आपको उसी तकलीफ बढ़ती जाएगी, ठीक है, और इवेंचुअली आपको हवालात के हवा खानी पड़ेगी। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी, आज इसमें ना कोई सियासी, ना इसमें कोई सियासी काम है, ना सियासत के लिए किया जा रहा है। ये लोगों को धूल झोंक कर रहे थे, करप्शन कर रहे हैं, तो करप्शन का पर्दाफाश होना चाहिए, बस करप्शन का पर्दाफाश हो रहा है। इसमें कोई सियासी का फायदा नहीं है, ना उस वास्ते किया जा रहा है। एजेंसी सैयद मोहम्मद तकी साहब, आज मनीष सिसोदिया जब आए आरोपों का जवाब देने के लिए, तो उन्होंने सीबीआई के जो अफसर थे जितेंद्र कुमार, उनकी खुदकुशी का मुद्दा भी इससे जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने दबाव की वजह से खुदकुशी की। क्या सबूत है आप लोगों के पास? कुछ लाइट डालेंगे इस पर? देखिए, अभी आपने देखा भारत के अंदर कितने लोग दल टूटे और बीजेपी में चले गए, इतने लोग टूटे। ये कैसे चले जाते बीजेपी के अंदर भाई? इनके अंदर क्या कोई इनको प्रकट हो जाता है? उनका जितेंद्र कुमार की खुदकुशी से क्या लेना देना है सर? तो आप देखिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है लगातार, और जिस तरह से लोगों को प्रेशर में लिया जा रहा है, सब सामने आ रहा है आपके सामने। और आम आदमी पार्टी को बस्ती तकी साहब, सर आप जितेंद्र कुमार की खुदकुशी को लेकर के देश की जनता जो है सब जानती है। देश की जनता, ठीक है सर, सब जानती है, जनता तो बहुत समझदार होती है। मेरा सवाल स्पेसिफिक ये था, आज तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया। तकी साहब, मेरा स्पेसिफिक सवाल, उस पर आप जवाब देने का कष्ट करें। समय बहुत बलवान है, आने वाले समय में सब साबित हो जाएगा। ये मैं कई बार आप लोगों अरे वो तो समय, सब वो समय का बात होगी, आगे देखी जाएगी। सर मेरा सवाल जितेंद्र कुमार की खुदकुशी को दिल्ली के शराब नीति की जो जांच हो रही है उससे जोड़ा गया। क्या सबूत है आपके पास, मनीष सिसोदिया जी के पास, आम आदमी पार्टी के पास? अगर आपके पास कोई लेटर है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो प्लीज शेयर करें। देखिए, साच को आज क्या, आप देखिए ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। ईडी अगर 100 मामले करता है विपक्ष के ऊपर, तो एक मामले में साबित नहीं कर सकता। ये साफ दिखता है कि ईडी का, सीबीआई का, इस वजह से जितेंद्र कुमार ने खुदकुशी कर ली। लगातार जो है हो रहा है, वो विपक्ष को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए कितने विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई की गई और कितने बीजेपी के नेताओं पे कार्रवाई की गई, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। अरे तकी साहब, आम आदमी पार्टी मुद्दे से भागती क्यों है सर? मेरा सवाल सिंपल ये है, आज सीबीआई ने आरोप लगाया, सीबीआई ने जो आरोप लगाया उसमें कहा गया कि मनीष सिसोदिया का बयान शरारतपूर्ण है, मनीष सिसोदिया ने जो बातें कही हैं वो गुमराह करने वाली हैं। बड़े गंभीर बातें आरोप लगाए। और दूसरी बात एक और जो कही गई है, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई, तो सीबीआई ने बड़े कैटेगोरिकली बताया है कि 15 जो आरोपी हैं उनमें से किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है, जांच चल रही है। मुद्दे को भटकाने का ये बहाना है, ये कोशिश है। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको जवाब इससे दे चुका हूं जी। मैंने आप और मामले उठा के देखे जिसमें विपक्ष के नेताओं के ऊपर जब स्टिंग डाला जाता है, जहां इनको कामयाबी मिली है, वहां फौरन इनको सबूत मिल जाते हैं। लेकिन अभी 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए, अभी तक इनके कुछ निकला नहीं है। ये खामखाई के लिए सियासी रंजिश के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, आम आदमी पार्टी को दबाने के चक्कर में कि आम आदमी पार्टी
पूरे देश में एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में। अरे अब मजबूत विकल्प के ऊपर उठिए, उसमें किसको दिक्कत है? राजनीतिक तौर पर लड़िए, लेकिन यहाँ जो मामला है, मैंने सीबीआई के आरोपों पर, सीबीआई ने जो बात कही उस पर रिएक्शन दीजिए ना सर। में दिखती दिख रही है। हम लोगों ने इस तरह से बीजेपी को जवाब दिया है, बीजेपी के आमने सामने आके लड़े पट्टे रूप से। ऐसी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो बीजेपी से लड़ पाए। अच्छा चलिए, कांग्रेस के लोग इतना नहीं बोल पाए जितना हम लोगों ने लड़ा बीजेपी से और बात करी हम लोगों ने। तो आम आदमी पार्टी से बीजेपी पूरी तरह से भयभीत है। बीजेपी एक नंबर की डरपोक पार्टी है, वो डरी हुई पार्टी है। और सर ये कोई स्क्रिप्ट होती है क्या? लोगों को डालना चाहती है जेल में। तकी साहब, क्या कोई स्क्रिप्ट होती है? कुछ तरीका बताया जाता है कि सवालों से कैसे भागना है सर, ताकि जनता के ऊपर ये एक इंप्रेशन बना सके कि आम आदमी पार्टी भी इनकी तरह भ्रष्टाचारी है। इनको बुरा ये लग रहा है कि जैसे हम लोग भ्रष्टाचारी है, बीजेपी भ्रष्टाचार निकल रहा है, आम आदमी पार्टी में कोई नहीं निकल रहा है। ये यही साबित करना चाहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी। तो आप इनको गलत कैसे साबित करेंगे? गलत साबित कीजिए ना। जैसे लीडर हो सकते हैं यहाँ हेमंत बिस्वा। तकी साहब ये बताइए, आप लोगों ने अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो दिक्कत क्या है? जैसे कांग्रेस में भ्रष्टाचारी है, जैसे बीजेपी भ्रष्टाचारी है, वैसे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। ठीक है, चलिए अब मुदित अग्रवाल साहब, आम आदमी पार्टी मुद्दों पर जवाब देने के बजाय आप लोगों को लपेट रही है जी। ठीक है, दिक्कत क्या है? इनसे सवाल पूछो केमिस्ट्री का, ये जवाब देते हैं इंग्लिश का। इनके साथ दिक्कत ये है, लिकर पॉलिसी पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। देखिए परिप्रेक्ष्य समझ लीजिए, केजरीवाल जी के बारे में कहा जाता है, इनकी सरकार के बारे में, कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें ये पैसे नहीं खाते। कोई ऐसा टिकट नहीं है एमएलए का जो ये नहीं बेचते। आजकल तो ये भी सुनने में आया राज्यसभा के टिकट भी आते हैं, ये जग जाहिर है। इसके अलावा दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव होने थे, इन्होंने सुना है बड़े साहब आपने जो सबूत दिए हैं वही सबूत इनसे मांगेंगे। नकवी साहब मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी साहब का वॉल्यूम प्लीज कम थोड़ा कम कर दें, ठीक है, ताकि हम जो दूसरे प्रवक्ताओं की बात भी सुन पाए। इनकी बंद कर दीजिए वॉल्यूम जी। मुदित अग्रवाल साहब अपनी बात पूरी करें। झूठ बोल रहे हैं। देखिए इन्होंने किया क्या लिकर पॉलिसी में? जब पिछले साल कोरोना काल चल रहा था, दिल्ली में लोग मर रहे थे, इनको उनका ध्यान नहीं था। उस समय ये बैठे अपने यार दोस्तों के साथ लिकर पॉलिसी बना रहे थे और प्राइवेट हाथों में दे रहे थे, क्योंकि इनको पैसे कमाए जाए। 2 से 12% करना इसलिए था जो आज स्टिंग में साबित हो गया। आपने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोल दी, स्कूल के पास खोल दी, कॉलेजेस के पास खोल दी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद खोलने का ये था कि मैं इनसे पैसे, देखिए आप इनको चुप कीजिए ना, ये बीच में बोल रहे थे, मैं भी इनको बोलने दूंगा। देखिए कोई जवाब नहीं। अरे तकी साहब आपने एक भी जो है वैलिड पॉइंट नहीं रखा है। अरे तकी साहब जरा चुप रहिए, जरा शांति रखिए। तकी साहब डिस्कशन में सिर्फ बोलते रहना, इससे कोई पॉइंट साबित नहीं होता। आप इनका ऑडियो बंद कीजिए, आप इनका ऑडियो बंद कीजिए। तकी साहब आप इस आदमी का ऑडियो बंद कीजिए, आप इस आदमी का ऑडियो बंद कीजिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे। अरे तकी साहब का ऑडियो बंद कीजिए। डिस्कशन 2 वे होता है। आप इनका ऑडियो बंद कीजिए, लेकिन जनता के मन में इस आदमी का ऑडियो बंद कीजिए। उसको नहीं बता सकते आप। ठीक है तकी साहब थोड़ा सुन लें, दूसरों को भी सुन लें, ये अच्छी आदत होती है। एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है एक अच्छे स्पीकर होने के लिए। उसको नहीं बता सकते आप। तकी साहब थोड़ी देर धैर्य से दूसरों की बात भी सुन लें। बोलते रहते हैं हर के बीच में, शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल भी। जैसे आप पार्टी ने शर्म बेच खाई है, इन्होंने भी शर्म बेच खाई है। ठीक है मुदित अग्रवाल जी, वरना मैं जा रहा हूं डिबेट से। उत्तेजित ना हो आप, ये स्ट्रैटेजी होती है, उकसाने की। आप छोड़ के जाना डिबेट क्यों आते हैं? अरे तकी साहब सुन लीजिए, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, बहुत शराफत के लिए। तकी साहब क्या तमीज से आप बीच में बोल रहे हैं बार बार, क्यों बोल रहे हैं आप बीच में? ठीक है यहाँ पे तकी साहब आपसे गुजारिश करेंगे जो मुद्दे उठाए गए हैं सेंसिबल तरीके से उन मुद्दों पर जवाब कुछ अगर आप दे पाएं, पॉइंट पर वो जवाब दे पाएं, तो उसके लिए मैं पूरा आपको मौका दूंगा। आज जिस तरह से सीबीआई अफसर की खुदकुशी के मामले को भी इससे जोड़ा गया है, मनीष सिसोदिया ने सीबीआई ने जो जवाब दिया उस पर भी जवाब दिया और उस ट्विटर पर उन्होंने इसकी इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग की है। इन सब के बीच तकी साहब मैं सुसाइड नोट को कोट करना चाहूंगा जो जितेंद्र कुमार थे। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो अपनी बीमारी की वजह से काफी तनाव में है, इस वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। मेरा एक सिंपल सवाल, पूरी दुनिया में आप जो मुद्दे हैं उनको गिनाने के बजाय सिर्फ मुझे यह बताएं कि आप लोगों के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिससे आप ये दावा कर रहे हैं कि उन पर दबाव था और उन्होंने उस वजह से खुदकुशी की। देखिए चंदन जी, सुसाइड नोट पे क्या लिखा था वो तो अलग बात है, लेकिन
जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार सरकारी एजेंसियों को गलत तरह से बीजेपी ने इस्तेमाल किया है लोगों के ऊपर दबाव क्रिएट करने के लिए, और आपने देखा बुलंदशहर में सुबोध सिंह ये परसेप्शन है, ये परसेप्शन है या फैक्ट है? सम्मान किया गया। परसेप्शन है या फैक्ट है तकी साहब? जिस तरह तथ्य है या आपकी सोच है? आपकी पार्टी की सोच है या तथ्य है? तथ्य है तो क्या है? चंदन जी, हम जिस देश के मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं सर कि सुसाइड नोट में कोट कर रहा हूं कि वे मानसिक तनाव और बीमारी से जूझ रहे थे, इससे निराश होकर यह कदम उठाया है। बीमारी को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार बताया है जितेंद्र कुमार ने। एक परिवार जिनका एक कमाने वाला शख्स उनका मुखिया चला गया है, उस परिवार को लेकर आप लोगों ने इस राजनीति में घसीटा है। सबूत क्या है सर? देखिए, मानसिक तनाव उन्होंने साफ साफ लिखा, मानसिक तनाव था, किस तरह का मानसिक तनाव था, ये चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन कैसे क्लियर होंगी? उपयोग किया गया बीजेपी के कारण, बीजेपी के सरकार के अंदर कि जब से आई तब से साफ जाहिर हो रहा है कि ना चाहते हुए भी ये लोगों से कार्रवाई कराई जा रही है और टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी डर गई है, कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो हाल दिल्ली में सैयद तकी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं सर, आपने एक भी वैलिड पॉइंट नहीं रखा है। सैयद जफर इस्लाम, सैयद जफर इस्लाम, देखिए ठीक है सर, समझ गया कि बहुत तेजी से सर, ठीक है। पूरे देश ने आपकी बहस में, आपने बहस में जो पॉइंट्स रखे हैं, पब्लिक ने भी देखा है, निश्चित तौर पर उसे असेस करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, अब कृपया थोड़ी देर से शांत होकर के दूसरे जो पैनलिस्ट है उनकी बात भी सुनते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, सॉरी आई जस्ट टेक 10 सेकंड्स। देखिए सब आराम से बात कर रहे हैं, हम किसी के में बीच में नहीं बोल रहे। देखिए इनका फीडर डाउन कीजिए, ये सही नहीं तरीका है। ठीक है, ये मुदित अग्रवाल साहब थे, ये भी आप ही की राय से इत्तेफाक रखते हैं जफर इस्लाम साहब। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब अपनी बात करें। लगाइए तकी साहब के सबसे पहले। जी ठीक है, सैयद जफर इस्लाम टेप लगाइए इस आदमी के मुंह पे। देखिए मैं सिर्फ जनता के मुंह पे टेप लगा रहा है, देखिए ये अपने को बचाने। ठीक है, तीनों पैनलिस्ट से गुजारिश है, अब सिर्फ सैयद जफर इस्लाम बोलेंगे। इनका फीडर डाउन करो। ठीक है, सिर्फ सैयद जफर इस्लाम बोलेंगे। इनको आप इनको ये बड़ बोले का फीडर डाउन कीजिए। जफर इस्लाम साहब अपनी बात पूरी करें। मैं आपकी बात, जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूं और ये बिल्कुल बोले जा रहे हैं बीच में। जी देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए हमने 5 सवालों का किया है, का जवाब मांगा इनसे, उनके जवाब नहीं है। अब किसी की मौत को वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए और अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है, बहुत आंखों में धूल झोंक चुके हैं। अब ये देश और देश की जनता समझ चुकी है कि इनकी असली नीति जो है वो राजनीति चमकाने की है और लोगों को गुमराह करके गलत बयानी करके और लोगों को गलत तरीके से जो है कमिटमेंट करके उसको पूरा ना किए, वायदे करते जाओ, पुराने वायदे भूलते जाओ, ये सब उन्होंने किया है। अब जब बारी आ गई इनकी पकड़ने जाने लगे, इसलिए कि करप्शन के खिलाफ लड़ा था। अब करप्शन ये कर रहे हैं तो अब ये कैसे बच पाएंगे? अब ये सामने स्टिंग भी है, तो अब ये इन्होंने सीबीआई के एक मुलाजिम जिसने जो अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है उसको इन्होंने घसीटा है। लेकिन यकीन मानिए ये सारे हथकंडे जो फेल हो जाएंगे, सारे स्टंट फेल हो जाएंगे और उनको मनीष सिसोदिया को कितना भी कोशिश करे केजरीवाल जी, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए कि ये बहुत गंभीर केस है और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये सामने आपके जो इनके जैसा नहीं, आपके जैसा कि बोले जा रहे हैं, कोई इनके पास तथ्य नहीं है। तथ्य आपके सामने है, आप उनसे पूछिए, इन 5 सवालों को जवाब दो और ये तथ्य जो है वीडियो देखो और उसके बाद बात करो। जी मुदित अग्रवाल साहब, देखिए आप समझ लीजिए, मैं आपका इसका परिप्रेक्ष्य बता देता हूं। जो करप्शन हुई है वो आपके सामने जग जाहिर है, हुआ कैसे वो भी समझ लीजिए, तो आप दोनों को जोड़ सकते हैं आपस में। पिछले साल जब कोरोना काल था, दिल्ली में हजारों लोग मर रहे थे, ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के लिकर पॉलिसी बना रहे थे कि प्राइवेट हाथों में कैसे ये जाए। तो इन्होंने किया क्या, एक पॉलिसी निकाली जिसके अंदर अपने दोस्तों को बाजे तरीके से ठेके दिए और उनसे पैसों की उगाई की। ये चाहते थे लिकर की सेल मैक्सिमम हो। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आई जिसने लिकर को प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि इनके प्राइवेट दोस्तों का फायदा हो। कैसे हो? तो उसके लिए सेल बढ़ने के लिए क्या किया, स्कूलों के पास खोल दो, कॉलेजेस के पास खोल दो ठेके, रिहायशी इलाकों में खोल दो ठेके। दिल्ली में ऐसी जगह थी, ऊपर लोग रहते थे, नीचे ठेके थे।
वो क्यों किया? क्योंकि सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो उनके यार दोस्तों से 2 नंबर का पैसा कमाएंगे। ये समझने वाली बात है। देखिए एक चीज मैं और जरूर बोलूंगा, अगर इतनी अच्छी पॉलिसी थी तो वापस क्यों ली? वापस इसलिए ली क्योंकि ये पकड़े गए थे। अब इनको पता इनकी शामत आने वाली है, इसलिए वापस ली। ठीक है, आप लोगों की बात को समाप्त करते हुए एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे तकी साहब से। जी, हमारे पास थोड़े वक्त की कमी है, कुछ आंकड़े इसमें जोड़ना चाहेंगे। आपने जो बात कही, एक सवाल और जी, आज एक सवाल और सिर्फ छोटा सा। आज सिसोदिया जी ने कहा ऐसे तो हजारों स्टिंग होते हैं, किसी भी सड़क में पड़े रहो। तो वो ये बोलते ना, जो स्टिंग में आदमी थे वो कुलविंदर मारवा जी नहीं है, जो सनी मारवा जी के फादर हैं, जिनकी कंपनी का नाम है महावीर लिखकर। बोल दे जाके वो नहीं है। सिंपल सा सवाल है, उसका भी जवाब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहां आंकड़े कुछ रखना चाहूंगा। दिल्ली में शराब की सेल, विस्की की सेल 59.5% बढ़ी। इसके अलावा वाइन की सेल 87% बढ़ी, बियर की सेल 5% बढ़ी। और जो आप मुनाफे की बात कर रहे थे सर, एग्जैक्ट आंकड़ा बताता हूं तकी साहब, 1484 करोड़ का दावा आप लोग कर रहे थे कि फर्स्ट क्वार्टर में फायदा हुआ है, जिसमें से 980 करोड़ रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट था। और बाद में यह स्वीकार किया गया है कि फायदा हो सकता था। यह बात मनीष सिसोदिया ने भी कही है। अब इस पर रिप्लाई करें कि शराब की बिक्री तो बहुत बढ़ गई, फिर घाटा कैसे हो गया और उसके लिए जिम्मेदारी किसकी? देखिए, सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है, जनता के भलाई के लिए पॉलिसी बनाती है, जनता के बेनिफिट के लिए पॉलिसी बनाती है, और जनता चाहती, जनता को जो चीजें हैं वो ठीक मिले। आपने भी गुजरात में देखा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा किस तरह से नकली शराब पीने से लोगों की जानें चली गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग शराब पी रहे हैं, और शराब पीना कोई कानूनी अपराध तो है नहीं भारत के अंदर। भाई सारे राज्यों में शराब बिक रही है, सब जगह, गुजरात के अलावा ट्राई स्टेट जहां वहां भी शराब बिक रही है। मेरा सवाल था सर, तो जवाब दीजिए। मेरा सवाल था, सरकारी खजाने को फायदा नहीं हुआ, जबकि शराब की सेल जो है वो बेतहाशा बढ़ी। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? चुनी हुई सरकार जो कि आबकारी नीति बना रही है, उसकी जिम्मेदारी तो बनेगी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूँ, उसकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं, कमिटेड करना है। और आज तक हमने किसी भी राज्य के अंदर कहीं भी हमने जनता की भलाई के लिए काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी, सभी राजनीतिक पार्टियां यही कहती हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम कर रही हैं। जग जाहिर सब सामने। इन्होंने उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। इन्होंने कहा कि आपने एज कम कर दी, हमने एज कम नहीं करी। आज चीज 21 साल है। तो ये हम सारे सवालों के जवाब अलग अलग डिफरेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनको दे चुके हैं। लेकिन ये एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जनता पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी इनकी तरह नहीं। शराब को लेकर के वही तो सवाल बार बार पूछा जा रहा है सर, बार बार कि शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली गई? अगर वापस नहीं ली गई होती, वो चलती रहती, खजाने को फायदा होता रहता, इतने सारे सवाल उठते ही नहीं। इस एक सवाल पर तो पूरा का पूरा जो है मामला टिका हुआ है। सारे विरोधी यही तो पूछते हैं बार बार, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। खैर, ये बहस पब्लिक डोमेन में है। कानून बनाती है, सुनिए, सरकार जब कोई कानून बनाती है राज्य के अंदर, तो उसमें वो कैबिनेट से पास होता है, गवर्नर का साइन होता है। गवर्नर पहले साइन करते हैं, साइन विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून का स्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब जो है, दिल्ली में अगर जो स्कूल बने हैं उसका क्रेडिट दिल्ली के एलजी को जाएगा ना, फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों जाएगा? अगर आप ये कह रहे हैं कि एलजी के हस्ताक्षर के बाद ही होता है, तो उनकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो दिल्ली में जो भी आप लोग अच्छे कामों का दावा करते हैं उसके लिए एलजी को क्रेडिट दीजिए, अपनी सरकार को क्यों देते हैं? इन सब सवालों से बेहतर होगा चंदन जी, इनसे 5 सवाल जो किए गए उसका जवाब मांग लीजिए। की सरकार का पूरा 5 सवालों का जवाब दीजिए, बाकी की बातें कमी है। सरकार है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल ही सवाल हैं और अभी तक जवाब नहीं मिल पाए हैं, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस मामले पर कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आती है और शराब नीति को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके जवाब नहीं दे पा रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।